मीटिंग और नॉट? ठीक बेटे, प्रणव मुझे कह रहा था कि मैंने उसके ब्लड सर्कुलेशन के मार्क्स कट कर दिए हैं, डबल सर्कुलेशन इन ह्यूमन. सो आई हैव एक्सप्लेन सो मेनी टाइम्स that if you explain the process of double circulation in a simple way, so you are not supposed to get any marks. ठीक है, unless you have described all the types of valves that are involved. क्योंकि इस लेवल पे हमें valves पता होने चाहिए. ठीक है, तो इतनी सारी जो valves बताई हैं वो जरूरी है बताना, ऐसे ही नहीं बताई हैं. तो इसी तरह से रेस्पिरेशन में भी you have to mention the role of each and every muscles. So today I am starting with this topic. Small definitions are given here. ठीक बेटे, so when you sit for pre-medical exam, these definitions can be asked sometimes, and you also familiar with the amount. ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि उसमें कितना जो है वो टाइडल वॉल्यूम होता है. तो इसको एक बार देखते हैं. तो देखिए, रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं. व्हाट इज टाइडल वॉल्यूम? ठीक है, यू हैव टू मेमोराइज दीज डेफिनेशंस. तो टाइडल वॉल्यूम इज वॉल्यूम ऑफ द एयर इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड. ठीक है, कितना वॉल्यूम ऑफ एयर जो है वो कहते हैं कि उसको इंस्पायर किया जाता है या फिर एक्सपायर किया जाता है जब हम नॉर्मल तरीके से रेस्पिरेशन करते हैं. ठीक बेटे, तो अप्रोक्सीमेटली कितनी रहती है ये? 500 मिलीलीटर होती है. मतलब आप कोई फोर्सफुल इंस्पायरेशन नहीं कर रहे, ना एक्सपायरेशन करें, बड़े आराम से सांस ले रहे हैं, तो उस केस में वो कहते हैं कि ड्यूरिंग नॉर्मल इंस्पायरेशन एज वेल एज एक्सपायरेशन, ठीक है, हाउ मच अमाउंट ऑफ एयर इट इज इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड, दैट इज नोन एज द टाइडल वॉल्यूम. ऑलराइट, तो इट इज अप्रोक्सीमेटली 500 मिलीलीटर के आसपास रहेगा. और हेल्दी मैन कैन इंस्पायर और एक्सपायर अप्रोक्सीमेटली 6000 to 8000 मिलीलीटर ऑफ एयर पर मिनट. ओके बेटे, तो इसको हमने लर्न कर लेना है अच्छे से. नेक्स्ट इज इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. तो इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम इज एडिशनल वॉल्यूम ऑफ द एयर अ पर्सन कैन इंस्पायर बाय अ फोर्सिबल इंस्पायरेशन. ठीक है, अगर वो नॉर्मल तरीके से सांस ना लेके थोड़ा जो है फोर्सफुली इंस्पायरेशन करता है, तो कितना एडिशनल अमाउंट ऑफ एयर उसके लंग्स के अंदर एंटर करता है नॉर्मल इंस्पायरेशन के अलावा, दैट इज नोन एज द इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. एंड दैट इज एवरेज, इसकी वैल्यू कितनी रहेगी? 2500 से लेके 3000 मिलीलीटर तक रहती है. अब देखिए एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, सिमिलरली एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन एक्सपायर बाय अ फोर्सिबल एक्सपायरेशन. ठीक है, वो कहते हैं कि अगर आप फोर्सफुल एक्सपायरेशन करते हैं तो उस दौरान जो एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर जो आपके लंग से बाहर चले जाता है, दैट इज नोन एज द एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. एवरेज कितनी रहेगी? 1000 से लेके 1100 मिलीलीटर के आसपास रहती है. ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट देखिए रेजिडुअल वॉल्यूम क्या है? नेम से पता लग रहा है, वॉल्यूम ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द लंग्स इवन आफ्टर अ फोर्सफुल एक्सपायरेशन. ऐसे नहीं होता कि आप कितनी भी फोर्सफुली एक्सपायर करें, आपके लंग्स 100% जो है वो उसमें से एयर चले जाएगी, कुछ अमाउंट ऑफ एयर उसमें हमेशा बनी रहती है. ठीक बेटे, अदरवाइज लंग्स कोलैप्स हो जाते. तो कितने अमाउंट ऑफ एयर लंग्स के अंदर रहती है जब आप फोर्सफुली भी एक्सपायर करते हैं, तो दैट वॉल्यूम इज नोन एज द रेजिडुअल वॉल्यूम. and its average is 1100 milliliter to 1200 milliliter. ओके बेटे, उसके बाद देखिए एक लाइन लिखी हुई है, by adding up a few respiratory volumes which are described above, one can derive various pulmonary capacities which can be used in clinical diagnosis. ठीक, तो नीचे वाली जो डेफिनेशंस है उसमें अपर जो डेफिनेशंस दी हुई है उनको एडिशन करने से हमें कुछ और जो है यहाँ पे लंग कैपेसिटीज के बारे में पता लगता है. फॉर एग्जांपल इंस्पायरेटरी कैपेसिटी क्या होती है? Total volume of air a person can inspire after a normal expiration. ठीक बेटे, total volume of air a person can inspire after a normal expiration. This includes the tidal volume also and the inspiratory reserve volume also. ठीक है, तो इंस्पिरेटरी कैपेसिटी के अंदर दोनों चीजें आ जाएंगी, टाइडल वॉल्यूम भी आ जाएगा और इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम भी आ जाएगा. उसी तरह से देखिए एक्सपायरेटरी कैपेसिटी, टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन एक्सपायर आफ्टर अ नॉर्मल inspiration. So this includes tidal volume also as well as the expiratory reserve volume also. दोनों को ऐड करने से हमें एक्सपायरेटरी कैपेसिटी की वैल्यू मिलती है. Then functional residual capacity, volume of the air that will remain in the lungs after a normal expiration. ठीक, तो this includes expiratory reserve volume plus residual volume. Okay बेटे, vital capacity, what is vital capacity? The maximum volume of air a person can breathe in after a forced expiration. ठीक, this includes ERV, that is expiratory reserve volume, tidal volume, IRV, inspiratory reserve volume,
और द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन ब्रीथ आउट आफ्टर अ फोर्स्ड इंस्पिरेशन। ठीक है, एज इट इज डेफिनेशंस को लर्न कर लेंगे। टोटल लंग कैपेसिटी के अंदर सारी जितनी भी अभी तक पढ़ी है ना, उन सबको आपने क्या कर देना, ऐड कर देना है, तो आपको टोटल लंग कैपेसिटी की वैल्यू मिलती है। तो टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर अकोमोडेटेड इन योर लंग्स एट द एंड ऑफ ए फोर्स्ड इंस्पिरेशन। ठीक है, चाहे आप जितनी भी तेजी से सांस लेते हैं, जितनी भी जोर से सांस लेते हैं, तो जितना आपका लंग्स जो है, जितना वॉल्यूम एयर का अकोमोडेट कर सकता है, उसको हम टोटल लंग कैपेसिटी कहते हैं। तो वो इन सभी का जो है वो सम होता है। ठीक है, तो सभी को अगर हम जो है ऐड कर देंगे तब हमें टोटल लंग कैपेसिटी पता लगती है। ओके बेटे, तो इसमें से देखो आपने वाइटल कैपेसिटी, टोटल लंग कैपेसिटी, और शुरू में क्या था, टाइडल वॉल्यूम था, वो सारी चीजें जो है वो कर लेनी है। ठीक है, बाकी चीजों को एक बार देख लेंगे, बाकी टर्म्स को। अब मैं मेन टॉपिक पे आ गई हूँ, एंड मेन टॉपिक इज एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ठीक है, हाउ द एक्सचेंज ऑफ गैसेस इट टेक्स प्लेस एट द लंग सरफेस। ठीक है, बाय लंग सरफेस आई मीन्स द सरफेस ऑफ द एल्वोलाई। एल्वोलाई की सरफेस पे ही एक्सचेंज होता है ना, क्योंकि उसे हम एक्सचेंज सरफेस कहते हैं। तो कहते हैं कि कौन सी जो है मेन यहाँ पर एक्सचेंज सरफेस है, तो दैट इज द सरफेस ऑफ द एल्वोलाई। तो एल्वोलाई आर द प्राइमरी साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ठीक है, तो एल्वोलाई की जो मेम्ब्रेन है वो बहुत ही डेलिकेट एंड थिन मेम्ब्रेन होती है, आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। तो थ्रू दैट मेम्ब्रेन एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस। ठीक है, तो टू थिंग्स हैपन एट दैट मोमेंट। क्या होगा, या तो ऑक्सीजन गैस जो है वो एल्वोलाई जो है उसमें से किसमें जा रही है, ब्लड वेसल्स में जा रही है, या फिर ब्लड वेसल्स में प्रेजेंट कौन सी गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो ब्लड वेसल से किसके अंदर जा रही है, एल्वोलाई के अंदर जा रही है। तो बोथ द थिंग्स दे आर हैपन एट दीज प्राइमरी साइट्स व्हिच आर नोन एज एल्वोलाई। Okay bete, then another thing is exchange of gases also occurs between the blood and the tissues. ठीक बेटे, this is also very much true, क्योंकि जो blood है वो जब ऑक्सीजन को लेके जा रहा है, then this blood later donate the oxygen to the respective cells and tissues. Okay बेटे, so these respective cells and tissues when they receive oxygen, then this oxygen molecule has to cross the membrane of those cells and tissues. तो एक तो उनको क्या कर रहा है, ब्लड वेसल्स में से उनको बाहर आना पड़ रहा है ऑक्सीजन को, और उसके बाद वो ऑक्सीजन जो है वो किसके अंदर जा रही है, सेल और टिश्यूज के अंदर जा रही है, यानी वो ब्लड वेसल्स की जो मेम्ब्रेन है उसको तो क्रॉस कर ही रही है, और दूसरी तरफ सेल और टिश्यूज की मेम्ब्रेन को भी क्रॉस करके सेल के अंदर जा रही है। तो वो भी एक्सचेंज साइट्स के अंदर आ जाती है। मेथड कौन सा इन्वॉल्व होगा, द मेथड इन्वॉल्व इज द सिंपल डिफ्यूजन। Okay beta, you all of you remember very well, simple diffusion is the movement of the molecules from high concentration to their low concentration. This means कि movement of the molecules it happens according to the pressure. ठीक बेटे, प्रेशर ग्रेडियंट एस्टैब्लिश हो जाता है दो अलग अलग साइड्स के बीच में, और उसके बेसिस पे जो गैसेस हैं वो मूव करती हैं। फिर देखिए एक और चीज लिखी है, सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैसेस एज वेल एज द थिकनेस ऑफ द मेम्ब्रेन इन्वॉल्वड इन डिफ्यूजन आर द इंपॉर्टेंट फैक्टर्स दैट कैन अफेक्ट द रेट ऑफ डिफ्यूजन। ओके बेटे, कहता है कि पर्टिकुलर गैस जो है इसकी सॉल्युबिलिटी कितनी है ब्लड के अंदर। तो देखो प्लाज्मा जो है ब्लड के अंदर क्या करती है, गैसेस को कैरी करके लेके जाती है। तो आपको बताया था कि मोस्ट ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड इट्स सॉल्युबिलिटी इज मोर इन द प्लाज्मा। तो ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो प्लाज्मा के जरिए ज्यादा होगा। बट इफ वी आर टॉकिंग अबाउट ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन का मैक्सिमम ट्रांसपोर्ट कौन करता है, हीमोग्लोबिन करता है, क्योंकि ऑक्सी हीमोग्लोबिन एक स्टेबल कंपाउंड होता है और उसकी सॉल्युबिलिटी प्लाज्मा के अंदर कम है। तो प्लाज्मा भी ऑक्सीजन लेके जाती है, पर उतनी ज्यादा नहीं लेके जाती जितनी वो क्या लेके जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड लेके जाती है। ओके बेटे, तो इसमें उसने दो चीजें बताई हैं आपको कि सॉल्युबिलिटी गैस की कितनी है वो भी डिसाइड करेगी उसके ट्रांसपोर्ट को, और दूसरी चीज जो है दैट इज अबाउट द थिकनेस ऑफ द मेम्ब्रेन। तो जैसे मैंने आपको बताया कि एल्वोलाई की जो मेम्ब्रेन है वो कैसी मेम्ब्रेन है, थिन और डेलिकेट मेम्ब्रेन है। ओके बेटे, अगर वो थिक होती तो इसका मतलब एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो है वो प्रॉपर्ली नहीं होता। थिन मेम्ब्रेन होने की वजह से उसमें से इजीली एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो है वो हो पाता है। All right, see the second paragraph. Pressure contributed by an individual gas and a mixture of gases is known as its partial pressure. ठीक है, if we have so many gases, तो उसमें एक गैस की वजह से जो प्रेशर होता है उसको हम उसका पार्शियल प्रेशर कहते हैं। तो उसमें देखिए पार्शियल प्रेशर फॉर ऑक्सीजन इज डेजिग्नेटेड बाय PO2 एंड पार्शियल प्रेशर फॉर कार्बन डाइऑक्साइड इज डेजिग्नेटेड एज PCO2। ओके स्टूडेंट्स, नीचे एक टेबल आपको नजर आ रहा है, तो उसमें आपको उन्होंने डिफरेंट साइड्स पर बताया हुआ है कि व्हाट इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ द रिस्पेक्टिव गैस एट दो साइड्स। तो सी द पार्शियल प्रेशर ऑफ द टू गैसेस इन द एटमॉस्फेयर, atmospheric air and the two sides of diffusion they are given in the table. Okay बेटे,
टेबल देखिए ध्यान से, रेस्पिरेटरी गैस आपको बताई हुई है, ऑक्सीजन हो सकती है, एंड सेकंड वन कौन सी है, कार्बन डाइऑक्साइड है। तो एटमॉस्फेरिक एयर में देखिए ऑक्सीजन जो है उसका पार्शियल प्रेशर कितना है एटमॉस्फेरिक एयर में बेटे, 159 है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड का देखिए सिर्फ कितना है, ओनली 0.3 है। ओके, अब वो एटमॉस्फेरिक एयर जो है जब लंग्स में एंटर करेगी तो देखिए एल्वोलाई के अंदर अब ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कितना है, 104 है, एंड द पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो एल्वोलाई के अंदर कितना है, ओनली 40 है। ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद हमने इनको दोनों का आपस में कंपेयर करना है। तो देखो ऑक्सीजन गैस जो है इसके मैक्सिमम कंसेंट्रेशन कहाँ पे प्रेजेंट है, एल्वोलाई के अंदर प्रेजेंट है, और दूसरी तरफ अगर एटमॉस्फेरिक एयर के साथ में कार्बन डाइऑक्साइड की कंसेंट्रेशन को कंपेयर करूं और एल्वोलाई में प्रेजेंट CO2 की कंसेंट्रेशन को भी मैं कंपेयर करूं, तो एल्वोलाई के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसेंट्रेशन एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट कार्बन डाइऑक्साइड की कंसेंट्रेशन से क्या है, ज्यादा है। तो इसीलिए वो कहता है कि इजीली कार्बन डाइऑक्साइड जो आपके लंग्स में लेटर ऑन आती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की फॉर्म में, वो आपके लंग्स में से इजीली बाहर क्यों चली जाती है, बिकॉज एल्वोलाई में इसकी कंसेंट्रेशन ज्यादा होती है एंड एटमॉस्फेरिक एयर में कम होती है। ओके बेटे, उसी तरीके से वो कहता है कि आपके जो सेल्स एंड टिश्यूज हैं उसके अंदर ऑक्सीजन की कंसेंट्रेशन ज्यादा है और एल्वोलाई के अंदर उसकी कंसेंट्रेशन, ऑक्सीजन की कंसेंट्रेशन सेल्स और टिश्यूज में कम है और एल्वोलाई के अंदर क्या है, ज्यादा है। तो इस वजह से एल्वोलाई से ऑक्सीजन जो है वो फ्रीली मूव करती है ब्लड वेसल्स की तरफ, एंड ब्लड वेसल्स जो है उनमें से भी फ्रीली मूव करती है सेल्स एंड टिश्यूज की तरफ अकॉर्डिंग टू द पार्शियल प्रेशर। ओके बेटे, अब दूसरे वाले डेटा ध्यान से देखिए, ब्लड के अंदर, और वो कहता है कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है तो उसके अंदर ऑक्सीजन की कंसेंट्रेशन कितनी है और CO2 की कितनी है, ठीक है। और उसी तरह से अगर ऑक्सीजनेटेड ब्लड है तो फिर ऑक्सीजन की कितनी है एंड CO2 की कितनी है। तो देखिए ध्यान से, अगर हमारे पास ब्लड डीऑक्सीजनेटेड है तो अपने आप ही पता लगता है कि ब्लड इज डीऑक्सीजनेटेड, दिस मीन्स द कंसेंट्रेशन ऑफ, ठीक है, कौन सी गैस की कंसेंट्रेशन ज्यादा होगी अगर ब्लड डीऑक्सीजनेटेड है तो CO2 की ज्यादा होगी। तो देखिए डेटा के अंदर आपको पता लग रहा है 45 है कार्बन डाइऑक्साइड के लिए एंड ऑक्सीजन की कितनी है, 40 है। उसी तरीके से इफ द ब्लड इज ऑक्सीजनेटेड वन, तो उस केस में ऑक्सीजन की कंसेंट्रेशन देखिए कितनी ज्यादा है, 95 है, एंड कार्बन डाइऑक्साइड की सिर्फ कितनी है, 40 है। ओके बेटे, तो आप देखो ब्लड वेसल से भी टिश्यूज की मेम्ब्रेन के अंदर भी तो जाना है वही, ठीक। तो उसमें वो कहता है कि इफ वी हैव ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक, तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो किस में रिच होगा, ऑक्सीजन में रिच होगा। तो इसलिए वो कहते हैं कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर अगर ऑक्सीजन की कंसेंट्रेशन 95 है तो उसके बाद देखिए साइड में, और वो ब्लड किसके अंदर जाना है, टिश्यूज में जाना है फॉर द पर्पस ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शंस। तो वो कहते हैं कि बड़ी इजीली मूव करेगा क्योंकि पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजनेटेड ब्लड में ऑक्सीजन का ज्यादा है जबकि टिश्यूज के अंदर कम है। टिश्यूज में कितना है देखिए टेबल में आपको नजर आ रहा है, ओनली 40 है। ओके बेटे, नीचे वाला देखिए, अब कहते हैं कि टिश्यूज के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसेंट्रेशन 45 है एंड ऑक्सीजन जो है, ठीक है। उसके बाद देखिए ऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसेंट्रेशन जो है वो कम है क्योंकि ऑक्सीजन की वहां पे ज्यादा है, तो फिर वो कार्बन डाइऑक्साइड फ्रीली जो है वो उस ब्लड के अंदर एंटर कर जाएगी और उसको क्या बना देगी, डीऑक्सीजनेटेड बना देगी, और वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो फिर वापस जाने लग जाएगा किसके पास, लंग्स के पास। ओके बेटे, आई एम ऑन द नेक्स्ट पैराग्राफ, वन फ्लो चार्ट इज गिवन हियर इन डायग्रामेटिक वे। तो उसमें आपको उसने बताया हुआ है, ठीक है, इंस्पायर्ड एयर और एक्सपायर्ड एयर के बारे में दिखा रहे हैं आपको। इंस्पायर्ड एयर दैट इज द अमाउंट ऑफ एयर दैट एंटर्स इनटू योर लंग्स, ठीक है, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ इंस्पायरेशन। तो दिस मींस दिस एयर इज रिच इन ऑक्सीजन गैस। ओके बेटे, तो उसके बाद दिस ऑक्सीजन फाइनली एंटर्स इनटू द एल्वोलाई ऑफ योर लंग्स एंड द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज मोर, ठीक। ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर जो है वो किसके अंदर ज्यादा था, एटमॉस्फेयर के अंदर ज्यादा था, इसीलिए आपके लंग्स में वो एंटर कर गई है। अब वो कहते हैं कि ये जो ऑक्सीजन है जो आपके लंग्स के अंदर प्रेजेंट है, जब ये ऑक्सीजन जो है आपकी एल्वोलाई जो है उसमें से किस में जाएगी, एल्वोलाई के पास प्रेजेंट ब्लड वेसल्स के अंदर जाएगी, तो फिर एल्वोलाई जो है उसके अंदर ऑक्सीजन की कंसेंट्रेशन ज्यादा है और ब्लड वेसल्स के अंदर ऑक्सीजन की कंसेंट्रेशन कम है, तो वेरी इजीली वो उसके अंदर एंटर कर जाएगी। तो वो ब्लड जो है वो क्या हो जाएगा, इट बिकम्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जी बेटे, ऑक्सीजन रिच ब्लड बन जाएगा वो। तो ये इमेजिन करिए कि वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो ब्लड वेसल्स लेके जा रही है और उन्होंने किसको देना है, अलग अलग सेल्स एंड टिश्यूज को देना है। अब आपको मालूम है कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर ऑक्सीजन की कंसेंट्रेशन ज्यादा है जबकि ब्लड एंड टिश्यूज के अंदर ऑक्सीजन की कंसेंट्रेशन कैसी है, कम है। तो इसीलिए बड़ी इजीली वो ऑक्सीजन जो है वो ब्लड में से
सेल्स एंड टिश्यूज के पास चली जाएगी एंड दैट ऑक्सीजन इज यूज्ड बाय सेल्स एंड टिश्यूज फॉर द मेटाबॉलिक रिएक्शंस. Okay बेटे, and as a end product what is produced in the cells and tissues? Carbon dioxide is produced. Now you know that the concentration of the carbon dioxide, it is more in the cells and tissues whereas it is less in the blood vessels. So according to the partial pressure, that carbon dioxide which is present in the cells and tissues, it freely move into the blood vessels. Now the blood, it becomes deoxygenated one. ओके बेटे, तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो किसके पास पहुंचेगा? फिर एल्वोलाई के पास पहुंच जाएगा. ओके, और वहां से भी वो कहते हैं कि एल्वोलाई के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसेंट्रेशन कम थी, तो वहां से वो ब्लड जो है वो इजीली एल्वोलाई के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ देगा. पर इतनी छोटी नहीं है स्टोरी, बीच में कई सारे कंपाउंड बनेंगे, वो आपको बताया जाएगा. यहाँ पे देखो, आपको पल्मोनरी आर्टरी एंड पल्मोनरी वेन के बारे में पता हुआ है. पल्मोनरी आर्टरी जो है वो कौन सा ब्लड लेके जाएगी? पल्मोनरी आर्टरी कौन सा ब्लड लेके जाएगी? डीऑक्सीजनेटेड लेके जाएगी. ठीक है, डीऑक्सीजनेटेड लेके जाएगी, क्योंकि अभी वो ब्लड जो है उसको प्यूरिफाई करना जरूरी है, अभी लंग्स के पास लेके जानी है. पल्मोनरी वेन जो है वो अपना काम कर चुकी है, तो कौन सा ब्लड लेके आ रही है? देखो, ऑक्सीजनेटेड लेके आ रही है. और ये भी चेक करो हार्ट के कौन से चैम्बर पे वो ब्लड जो है उसको पोर कर रही है. ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट के कौन से चैम्बर के अंदर एंटर करेगा? लेफ्ट के अंदर एंटर करेगा. ठीक बेटे, अकॉर्डिंग टू कलर्स, देखो कलर्स के अकॉर्डिंग आपको उन्होंने बताया हुआ है, तो उसी हिसाब से उसकी आप कंसेंट्रेशन भी बताई हुई है. तो ब्लड वेसल्स के अंदर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज 95 mm of Hg. ओके बेटे, एंड कार्बन डाइऑक्साइड का कंसेंट्रेशन कितना है? 40 mm of Hg. एंड यहाँ पे साइड में देखिए, आपको नजर आ रहा है पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का. डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में ओनली 40 mm of Hg एंड पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में ऑब्वियसली ज्यादा ही होगा, तो 45 mm of Hg. ओके स्टूडेंट्स, अब नीचे वाले पैराग्राफ पे आइए, तो उसमें आपको ये बताया हुआ है कि गैसेस जो है उनका मूवमेंट जो है वो पार्शियल प्रेशर के ऊपर डिपेंड करता है. तो देयर इज अ ग्रेडियंट डेवलप. ठीक है, ये ग्रेडियंट कहाँ पे डेवलप होगा? देखो, दो जगह पे डेवलप होना है. एक तो एल्वोलायर मेम्ब्रेन के बीच में और ब्लड वेसल्स की मेम्ब्रेन के बीच में, क्योंकि पहले एल्वोलाई से पर्टिकुलर जो भी गैस है वो किसके अंदर जानी है? ब्लड वेसल्स में जानी है. सोचो, एल्वोलाई के अंदर कौन सी गैस प्रेजेंट होगी? थी ऑक्सीजन गैस प्रेजेंट होगी ना, और वो ऑक्सीजन गैस जो है वो ब्लड वेसल्स में चले जाएगी. ओके बेटे, अब वो कहते हैं कि ये ब्लड तो बन गया कौन सा ब्लड? ऑक्सीजनेटेड ब्लड. तो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड जब सेल्स एंड टिश्यूज के पास पहुंचेगा, तब वो कहता है कि ब्लड वेसल्स जो हैं उसके बीच में और जो सेल्स एंड टिश्यूज की मेम्ब्रेन है उनके बीच में भी एक ग्रेडियंट एस्टैब्लिश हो गया, प्रेशर ग्रेडियंट एस्टैब्लिश हो गया. तो जिसके अकॉर्डिंग ऑक्सीजन की कंसेंट्रेशन उस ब्लड में जो ब्लड वेसल्स में प्रेजेंट है उसमें ज्यादा है और सेल्स और टिश्यूज में कम है. तो फिर अकॉर्डिंग टू पार्शियल प्रेशर फिर से गैस का मूवमेंट हुआ है. ओके बेटे, उसी तरीके से कहते हैं कि अगर CO2 की भी बात करो तो वहां पे भी दो बार प्रेशर ग्रेडियंट एस्टैब्लिश होगा, एक बार ब्लड वेसल्स और सेल्स एंड टिश्यूज के मेम्ब्रेन के बीच में, और एक बार एल्वोलायर मेम्ब्रेन और जो एल्वोलाई के पास ब्लड वेसल्स हैं उनके बीच में. तो दो बार प्रेशर ग्रेडियंट जो है वो दोनों ही गैसेस के केस में एस्टैब्लिश होता है. ओके बेटे, अब यहाँ पे देखिए एक चीज और बताई हुई है उसने कि as the solubility of CO2 is 20 to 25 times higher than that of oxygen, the amount of CO2 that can diffuse through the diffusion membrane per unit difference in partial pressure is much higher as compared to that of the oxygen. ठीक बेटे, तो कहते हैं कि solubility जो है गैसेस की वो भी उसके ट्रांसपोर्टेशन जो है उसको अफेक्ट करती है. As I have already discussed कि CO2 जो है वो easily soluble है ब्लड के अंदर. ठीक, तो वो प्लाज्मा के अंदर इजीली डिफ्यूज हो जाती है, तो इसलिए ट्रांसपोर्टेशन CO2 का जो है वो फास्टर है. और ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन जो है वो जनरली कौन करते हैं? हीमोग्लोबिन करते हैं. प्लाज्मा के अंदर उसकी सॉल्युबिलिटी कम है, तो उसका जो है डिफ्यूजन का रेट जो है वो CO2 का कंपैरिजन में थोड़ा सा क्या है? स्लो है. ओके बेटे, अब डिफ्यूजन मेम्ब्रेन के बारे में उसने बताया हुआ है कि हाउ मेनी मेम्ब्रेन्स दे आर इन्वॉल्वड इन द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन. तो डिफ्यूजन के अंदर 3 लेयर्स इन्वॉल्व होती हैं. व्हाट आर दीज? Number 1, the thin squamous epithelium of the alveoli. ठीक बेटे, alveoli की मेम्ब्रेन कैसी है? मैंने अभी बोला था थिन मेम्ब्रेन है. तो कहते हैं कि वो थिन मेम्ब्रेन जो है वो किससे मिलकर बनी हुई है? इट इज मेड अप ऑफ स्क्वामस एपिथेलियल सेल्स. ओके, तो ये मेम्ब्रेन जो है वो यहाँ पे इन्वॉल्व होगी डिफ्यूजन में. फिर कहते हैं कि एल्वोलायर कैपिलरीज जो है उसकी भी मेम्ब्रेन है, और उसकी मेम्ब्रेन जो है वो किससे बनी हुई है? एंडोथेलियम से बनी हुई है. और दोनों मेम्ब्रेन्स के बीच में ना एक और मेम्ब्रेन प्रेजेंट है.
ठीक बेटे, उसको क्या बोला गया, बेसमेंट मेम्ब्रेन बोला गया। अब डायग्राम को देखो ध्यान से, डायग्राम में आपको एल्वोलाई नजर आ रही है, एल्वोलायर कैविटी नजर आ रही है, एल्वोलाई की मेम्ब्रेन नजर आ रही है जो हाईली थिन और डेलिकेट मेम्ब्रेन है। तो अभी मैंने आपको बताया कि एल्वोलाई की जो मेम्ब्रेन है वो किससे बनी हुई है, वो स्क्वैमस एपिथेलियल सेल से बनी हुई है। एल्वोलाई की मेम्ब्रेन के एकदम बाहर देखिए आपको क्या नजर आ रहा है, उसके बाद आपको बेसमेंट मेम्ब्रेन नजर आ रही है, और बेसमेंट मेम्ब्रेन जो है उसके बाद आपको ब्लड कैपिलरीज नजर आ रही है, और ब्लड कैपिलरीज की मेम्ब्रेन जो है वो किससे बनी हुई है, एंडोथेलियल सेल से बनी हुई है। यानी 3 चीजें इन्वॉल्व है। ठीक है बेटे, स्क्वैमस एपिथेलियल मेम्ब्रेन, और उसके बाद बेसमेंट मेम्ब्रेन, एंड देन थर्ड वन इज द एंडोथेलियम ऑफ द एल्वोलायर कैपिलरीज। तो इतनी चीजों को क्रॉस करके जो ब्लड है जिसमें ऑक्सीजन या फिर CO2 प्रेजेंट है, उसको इन 3 मेम्ब्रेन्स को क्रॉस करना पड़ता है। ठीक बेटे, तो ये चीज यहाँ पे सब बच्चे याद रखेंगे। कि देखो लास्ट में देखिए क्या लिखा है, ऑल द फैक्टर्स इन आवर बॉडी आर फेवरेबल फॉर डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम एल्वोलाई टू टिश्यूज एंड दैट ऑफ CO2 फ्रॉम टिश्यूज टू एल्वोलाई। ठीक है, तो ये सारे फैक्टर्स जो है वो डिसाइड करते हैं। नंबर 1 पार्शियल प्रेशर गैसेस का क्या है, नंबर 2 सॉल्युबिलिटी गैसेस की कितनी है, एंड नंबर 3 डिफ्यूजन थ्रू द मेम्ब्रेन्स। तो ऑल ऑफ यू रिमेंबर वेरी वेल कि जितनी भी मेम्ब्रेन्स डिफ्यूजन के अंदर इन्वॉल्व हैं, तीनों की तीनों मेम्ब्रेन्स जो है वो बहुत ही थिन मेम्ब्रेन्स होती हैं, तभी डिफ्यूजन गैसेस का जो है वो इजीली होता है। ओके बेटे, आई एम ऑन पेज नंबर 274 एंड वी आर हियर डिस्कसिंग अबाउट द ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। तो सभी स्टूडेंट्स जो है अच्छे से याद रखेंगे कि गैसेस के ट्रांसपोर्ट का मीडियम क्या है, यहाँ पर ब्लड है। ठीक बेटे, ब्लड इज द मीडियम फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ बोथ द गैसेस, वेदर इट मे बी ऑक्सीजन और इट में भी कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखिए ऑक्सीजन जो है वो कहते हैं कि ब्लड के अंदर कौन सा कंपोनेंट है जो ऑक्सीजन का मैक्सिमम ट्रांसपोर्ट करता है, तो 97% ऑक्सीजन जो है वो कौन लेके जाते हैं, सिर्फ और सिर्फ आरबीसीज लेके जाते हैं। ओके बेटे, अगर हम आरबीसीज का नेम ले रहे हैं तो इसका मतलब आरबीसीज में क्या प्रेजेंट है, हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है, विच इज अ रेड कलर पिगमेंट, प्रोटीनेशियस इन नेचर। तो ये क्या करता है, ऑक्सीजन जो है उसके साथ बाइंड कर जाता है हीमोग्लोबिन, और एक बाइंडेड फॉर्म में ऑक्सीजन जो है उसको लेके जाता है। अब वो कहते हैं कि 3% जो ऑक्सीजन रह गई है उसको कौन लेके जाएगा, तो आपको बताया था सॉल्युबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन इज वेरी लेस इन द प्लाज्मा, सो दिस मच अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन ओनली डिफ्यूजेस इनटू द प्लाज्मा। तो 3% ऑक्सीजन जो है उसको कौन लेके जाती है, डिसॉल्व्ड फॉर्म में प्लाज्मा लेके जाती है। ओके बेटे, व्हाट अबाउट कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड में देखिए 20 to 25% कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसको आरबीसीज लेके जाते हैं। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो भी हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करती है, पर उतना अच्छे से बाइंड नहीं करती जितना कि ऑक्सीजन बाइंड करती है। और बाकी 70% कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट किस फॉर्म में होता है, बाइकार्बोनेट की फॉर्म में होता है। ओके बेटे, बाइकार्बोनेट आयंस दैट इज HCO3 नेगेटिव, और 7% कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो प्लाज्मा के जरिए डिफ्यूज होती है। तो देखो ओवरऑल अगर मैं कार्बन डाइऑक्साइड के डेटा का एनालिसिस करूं तो मुझे ये पता लगा है कि 70% कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो किस फॉर्म के अंदर ट्रांसपोर्ट हो रही है, बाइकार्बोनेट आयंस के फॉर्म में, जिसका मतलब बीच में एक रिएक्शन होती है जिससे बाइकार्बोनेट आयंस बनती हैं। ओके बेटे, और उसके बाद वो कहता है कि 7% को कौन लेके जा रही है, CO2 को प्लाज्मा लेके जा रही है, और 20 to 25% कौन लेके जा रहे हैं, आरबीसीज लेके जा रही हैं, रेड ब्लड सेल्स लेके जा रही हैं। ओके, अब देखिए ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन हम पहले डिस्कस कर रहे हैं, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। तो all of you know very well कि hemoglobin they are involved in this process. So what is hemoglobin actually? So this hemoglobin is a red color iron containing pigment. ठीक, तो आपको बार बार बोला जाता है ना कि अगर हम डाइट के अंदर जो है हमेशा आयरन रिच डाइट लेते हैं तो उससे आपका ब्लड जो है वो बनता है। ठीक है, एक नॉर्मल पर्सन आपको ये बोलता है कि अगर आप आयरन रिच डाइट लेते हैं, आप साग खाते हैं, आप पालक खाते हैं, तो इससे आपकी बॉडी के अंदर क्या बनता है, ब्लड बनता है। तो हीमोग्लोबिन का कंटेंट इंक्रीज होता है बेटे ग्रीन लीफी वेजिटेबल से। तो हीमोग्लोबिन जो है वो रेड कलर का आयरन कंटेनिंग पिगमेंट है, और ये ऑक्सीजन के साथ बाइंड करता है, और ऑक्सीजन के साथ बाइंड करके वो एक स्टेबल कंपाउंड बनाता है। एंड व्हाट इज द नेम ऑफ दैट स्टेबल कंपाउंड, इट इज नोन एज ऑक्सीहीमोग्लोबिन। ठीक है, हाउ इट बाइंड्स टू फॉर्म ऑक्सीहीमोग्लोबिन, तो कहते हैं कि ईच हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल इट कैरी हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन, तो 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल जो है उसको एक मॉलिक्यूल हीमोग्लोबिन का जो है वो लेके जाता है। ओके बेटे, अब बाइंडिंग कैसे होती है, तो बाइंडिंग जो है अगेन हीमोग्लोबिन के साथ जो है वो पार्शियल प्रेशर के ऊपर डिपेंड करती है ऑक्सीजन के। ठीक बेटे, फिर से रिकॉल करेंगे, सोचो कि पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का किस जगह पे ज्यादा था, लंग्स के एल्वोलाई के अंदर ज्यादा था ना,
तो इसलिए वहां पे वो कहता है कि जब लंग की एल्वोलाई जो है उसमें से वो ऑक्सीजन जो है एल्वोलायर मेम्ब्रेन जो है उसको क्रॉस करके ब्लड वेसल्स की मेम्ब्रेन को क्रॉस करके ब्लड के अंदर जाएगी, तो इसका मतलब ब्लड के अंदर जाने के बाद वो हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करेगी और क्या बनाएगी, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाएगी, और वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन ब्लड जो है वो लेकर इसकी तरफ रवाना हो जाएगा सेल्स एंड टिश्यूज की तरफ। ओके बेटे, तो वही चीज लिखी है, बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन विद हीमोग्लोबिन इज रिलेटेड टू पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन and partial pressure of carbon dioxide, hydrogen ion concentration and temperature. They are the other factors which interfere in this binding. Okay बेटे, this is very much clear. कहते हैं कि हमेशा एक चीज याद रखिए कि ऑक्सीजन जो है वो हीमोग्लोबिन के साथ तभी बाइंड होगी जब इन सारी चीजों जो बाकी फैक्टर्स हैं जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर, हाइड्रोजन आयंस जो है उनकी कंसेंट्रेशन प्लस टेम्परेचर, ये चीजें जो है वो उसमें इंटरफेयर करती हैं उनकी बाइंडिंग में। ठीक, तो हमेशा पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का ज्यादा होना चाहिए इन तीनों फैक्टर्स के कंपैरिजन में। ओके बेटे, तो उस बेसिस पे वो कहता है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसका पार्शियल प्रेशर आपको मालूम है एल्वोलाई में लो होगा, तो ऑब्वियसली जो ऑक्सीजन है वो उसके साथ बाइंड कर जाएगी, हीमोग्लोबिन के साथ इजीली बाइंड कर जाएगी। ठीक बेटे, फिर देखो उसके बाद एक चीज और बताई है उसने कि व्हेन वी प्लॉट दिस डेटा इन द फॉर्म ऑफ ए ग्राफ, ठीक है, सी फिगर नंबर 17.5 पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन आपको दिया हुआ है एक्स एक्सिस पे, ठीक है, mm ऑफ Hg के अकॉर्डिंग, और दूसरी तरफ देखिए आपको परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन बताया हुआ है, हीमोग्लोबिन जो कितने ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स उठाता है, तो उस बेसिस पे वो कहते हैं कि जब आप इसका डेटा एनालिसिस करते हैं देन यू ऑलवेज रिसीव अ एस शेप कर्व एंड दैट इज नोन एज सिग्मोइड कर्व। ओके बेटे, तो सिग्मोइड कर्व जो है इसको हम ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व के नेम से भी जानते हैं। तो देखो सिग्मोइड कर्व इज ऑब्टेन्ड व्हेन परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन ऑफ ऑक्सीजन इज प्लॉटेड अगेंस्ट द दैट इज प्लॉटेड अगेंस्ट द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। ओके, अब देखिए एक और चीज बताई हुई है कि फैक्टर्स लाइक पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन एक्सेट्रा, ठीक है, दे अफेक्ट द बाइंडिंग ऑफ द ऑक्सीजन विद द हीमोग्लोबिन। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर हमेशा क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, ठीक है, हाइड्रोजन आयन की कंसेंट्रेशन भी लो होनी चाहिए, तो ये सारी चीजें जो है वो कहते हैं कि उसके ऊपर इफेक्ट डालती हैं। तो देखो एल्वोलाई के अंदर क्या चीज होती है, कहते हैं कि पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का ज्यादा होता है जबकि किसका कम होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का कम होता है। दूसरी तरफ H+ आयंस जो हैं उनकी कंसेंट्रेशन भी एल्वोलाई के अंदर कम होती है। ओके बेटे, टेम्परेचर कैसा होता है एल्वोलाई के अंदर, टेम्परेचर लो होता है। तो अगर ये सारी कंडीशंस मौजूद हैं इसका मतलब आपको ऑक्सी हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन इजीली होता हुआ नजर आएगा। ऑलराइट, उसके बाद देखिए टिश्यूज में ये सारी चीजें उसके अपोजिट जाएंगी। ओके बेटे, तो अभी तक आप इतना अपने माइंड के अंदर ले जा चुके हैं कि ब्लड जो है उसमें ऑक्सी हीमोग्लोबिन मूव कर रहा है, अब वो ब्लड किसकी तरफ जा रहा है, सेल्स एंड टिश्यूज की तरफ जा रहा है, और एज सून एज इट एंटर्स इनटू द सेल्स एंड टिश्यूज, ठीक है, व्हाट हैपन, तो देखो वहां पे ऑक्सीजन की कंसेंट्रेशन तो ज्यादा है नहीं, वहां पे किसकी कंसेंट्रेशन ज्यादा है, कार्बन डाइऑक्साइड की कंसेंट्रेशन ज्यादा है। इसका मतलब अदर टू फैक्टर्स जो हैं वो भी एंटागोनिस्टिक काम करेंगे ना, तो अदर टू फैक्टर्स में क्या था, हाइड्रोजन आयन की कंसेंट्रेशन एल्वोलाई के अंदर लो थी, पर टिश्यूज के अंदर हाइड्रोजन आयन की कंसेंट्रेशन कैसी होगी, ज्यादा होगी। एल्वोलाई के अंदर टेम्परेचर कम था, पर टिश्यूज और सेल्स के अंदर टेम्परेचर कैसा होगा, ज्यादा होगा। इसका मतलब वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो अभी तक ऑक्सी हीमोग्लोबिन की फॉर्म में स्टेबल था, जैसे ही वो एंटर करेगा सेल्स और टिश्यूज में तो हीमोग्लोबिन उसमें से अलग हो जाएगा और ऑक्सीजन अलग हो जाएगी। ऑक्सीजन जो है उसको सेल्स एंड टिश्यूज यूज कर लेंगे अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के लिए। सोचो हीमोग्लोबिन का क्या होगा, तो अब वो कहता है कि हीमोग्लोबिन के पास चॉइस है, ऑक्सीजन जो है वो तो वहां पे चली गई, अब कार्बन डाइऑक्साइड की कंसेंट्रेशन ज्यादा है तो हीमोग्लोबिन जो है वो इसको ले लेगा, वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड को ले लेगा और क्या बनाएगा, तो डायरेक्टली कहते हैं कि हीमोग्लोबिन कैन नॉट बाइंड विद कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, एन इंटरमीडिएट अमाइनो एसिड इज इन्वॉल्वड इन दैट। So here the hemoglobin when it binds with carbon dioxide it always binds in the form of carb amino hemoglobin। ओके बेटे, तो यहाँ पे आपको कार्ब अमाइनो हीमोग्लोबिन की फॉर्म में ये बाइंड करता हुआ नजर आएगा। ठीक बेटे, अब बताइए कि हाइड्रोजन आयन की कंसेंट्रेशन भी वहां पे ज्यादा थी, टिश्यूज के अंदर ज्यादा थी, तो सबसे ज्यादा अपटेक कार्बन डाइऑक्साइड का कौन करते हैं, बाइकार्बोनेट आयंस के फॉर्म में होता है। तो ये H+ आयंस जो हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ बाइंड कर जाएंगे और क्या बनाएंगे, HCO3 आयंस बनाएंगे जो बाइकार्बोनेट आयंस होंगे। तो देखो दो तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड सेल्स एंड टिश्यूज में से वापस जा रही है,
एक तो कार्ब अमाइनो हीमोग्लोबिन की फॉर्म में और दूसरी जो है बाइकार्बोनेट आयंस की फॉर्म। ठीक बेटे, तो ये सारी चीजें जो है वो टिश्यूज के अंदर हो रही है। तो यहाँ पे देखो वही चीज बताई है उसने कि जैसे ही ऑक्सी हीमोग्लोबिन सेल्स एंड टिश्यूज में एंटर करता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन स्टेबल नहीं रहता, ऑक्सीजन उसमें से डिसोसिएट होकर अलग हो जाती है, हीमोग्लोबिन फ्री हो जाता है और हीमोग्लोबिन जो है वो फिर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ बाइंड कर जाएगा। ओके बेटे, देखो लास्ट में क्या लिखा है, दिस क्लियरली इंडिकेट्स दैट ऑक्सीजन गेट्स बाउंड टू द हीमोग्लोबिन इन द लंग सरफेस। ऑक्सीजन की बाइंडिंग हीमोग्लोबिन के साथ सिर्फ और सिर्फ लंग्स की सरफेस पे होती है और डिसोसिएशन कहाँ पर होता है, टिश्यूज के पास होता है। तो every 100 milliliter of oxygenated blood can deliver 5 milliliter of oxygen to the tissues। तो 100 मिलीलीटर ब्लड के अंदर 5 मिलीलीटर ऑक्सीजन जो है वो टिश्यूज के लिए जाती है, अगर कंडीशंस कैसी रहती है, नॉर्मल कंडीशंस रहती है। ओके बेटे, ये चीज क्लियर हो गई है? क्लियर? अच्छा, तुमने ये नहीं पूछा कि जो एस शेप कर्व है उसकी शेप एस शेप क्यों है? देखो बहुत इजी है, जब हम एस शेप कर्व जो इसको ड्रॉ करेंगे तो उसके बॉटम से अगर आप उसका चेक करोगे तो कहता है कि ऑक्सीजन जो है जब हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करने लगता है ना, तो इनिशियली वो बाइंडिंग जो है वो धीरे धीरे होती है, धीरे धीरे हीमोग्लोबिन थोड़ी थोड़ी ऑक्सीजन को बाइंड करता है, फिर जैसे वो उसके लेने शुरू कर देता है तो एक्सपोनेंशियल इंक्रीज होता है। ठीक, तो एस का जो नीचे वाला बॉटम वाला पार्ट है वो ये बताता है कि इनिशियली द बाइंडिंग इज अ स्लो वन, इट इज अ स्लो काइंड ऑफ रिएक्शन, but later on the hemoglobin uptake of oxygen it increases at an exponential level। तो इसलिए हमें एकदम से ग्राफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और उसके बाद वो कहते हैं कि when the heme protein that is present in the hemoglobin it gets saturated with the oxygen atoms and no more heme protein is free, so at that situation अब और ज्यादा जो हीमोग्लोबिन है वो ऑक्सीजन एटम्स को पिकअप नहीं करता, तो फिर से ग्राफ की शेप कैसे हो जाती है, स्टेशनरी हो जाती है, इसीलिए ग्राफ जो है वो एस शेप है। ओके बेटे, क्लियर हो गया? जैसे कोई प्रॉब्लम है बेटे? नहीं, पता लग गया? बस इतनी सी स्टोरी है कि आपने ये याद रखना है कि पार्शियल प्रेशर जो है वही डिसाइड करेगा कि हीमोग्लोबिन जो है वो किसके साथ बाइंड करेगा। तो पार्शियल प्रेशर हमेशा ऑक्सीजन कहाँ पर ज्यादा है, एल्वोलाई के अंदर ज्यादा है और टिश्यूज के अंदर कम है, और पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का टिश्यूज के अंदर ज्यादा है और एल्वोलाई के अंदर कम है। इसके अलावा 3 फैक्टर्स जो हैं वो भी यहाँ पे इंटरफेयर करते हैं बाइंडिंग के अंदर। नंबर 1, तो उसमें वो कहता है कि पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का कितना है। ठीक बेटे, पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का एल्वोलाई में कम था, तभी तो हीमोग्लोबिन किसके साथ बाइंड किया था, ऑक्सीजन के साथ बाइंड किया था। दूसरा कहते हैं कि हाइड्रोजन आयन की कंसेंट्रेशन कितनी है, तो एल्वोलाई के अंदर हाइड्रोजन आयन की कंसेंट्रेशन भी कम है, तो इसीलिए वहां पर कोई भी इस तरह के कंपाउंड नहीं बनते हैं जैसे टिश्यूज में बाइकार्बोनेट बनते हैं। ओके, तीसरी चीज कहता है कि एल्वोलाई के अंदर टेम्परेचर क्या है, टेम्परेचर एल्वोलाई के अंदर लो टेम्परेचर है। ओके बेटे, ये तीनों ही चीजें जो है वो वहां पर जो है अपोजिट चलेंगी। तो जैसे ही ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो है वो टिश्यूज में एंटर करेगा, it cannot exist in the stable form, its dissociation must be required because the partial pressure of CO2 is more in the cells and tissues. So what happens, the oxygen it get dissociated from the hemoglobin, now the hemoglobin is free and the hemoglobin has to bind with carbon dioxide according to its partial pressure, and accordingly other 2 factors they are also showing here the favorable conditions. And what are these? The amount of H plus ions it also rises in the cells and tissues. So these H plus ions they also binded with certain amount of CO2 and they form the bicarbonate ions, that is HCO3. ओके बेटे, एंड टेम्परेचर जो है वो भी यहाँ पे फेवर में है, तो टेम्परेचर भी हाई टेम्परेचर है, तो इसीलिए रिएक्शन होती है। तो CO2 जो है वो 2 तरीके से जो है वो जाती है हीमोग्लोबिन में, किस फॉर्म में जाती है, कार्बामिनो हीमोग्लोबिन की फॉर्म में, और बाइकार्बोनेट आयंस जो है वो भी साइड बाय साइड CO2 को लेके जा रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ तक किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? अब देखो ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बताया हुआ है, मैं इसको टॉपिक को दोबारा लूंगी, बस शॉर्ट में बता रही हूँ आपको, फिर से एक बार रिपीट करूंगी कल इसको। CO2 is carried by hemoglobin as carbamino hemoglobin. Okay बेटे, how much CO2 is transported by hemoglobin? 20 to 25% hemoglobin is transported, and this binding is also related with the partial pressure of the CO2. So all of you know very well the partial pressure of CO2 is more in the tissues and less in the alveoli. Okay बेटे, partial pressure of oxygen here is another factor which affect this binding. तो कहते हैं कि CO2 के साथ हीमोग्लोबिन का बाइंड करना सिर्फ इस बात के ऊपर डिपेंड करता है कि पार्शियल प्रेशर CO2 का ज्यादा होना चाहिए।
अगर पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का ज्यादा हो जाए, कंडीशन इसकी अपोजिट चले जाए, तो फिर ऑक्सीजन के साथ हीमोग्लोबिन बाइंड करना पसंद करेगा, ना कि CO2 के साथ। पर ऐसा होता नहीं है, हमेशा सेल्स और टिश्यूज में पार्शियल प्रेशर CO2 का ही ज्यादा होता है। ओके बेटे, फिर देखो वही चीज उसने रिपीट की है, मोर बाइंडिंग ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड अकर्स इन द टिश्यूज, whereas when the partial pressure of carbon dioxide is low and the partial pressure of oxygen is high in the alveoli, तो dissociation of the carbon dioxide from carb amino hemoglobin it takes place। ठीक बेटे, जैसे ऑक्सी हीमोग्लोबिन का डिसोसिएशन सेल्स और टिश्यूज में हुआ था ना, उसी तरीके से कार्ब अमाइनो हीमोग्लोबिन जिसका ट्रांसपोर्ट ब्लड वेसल्स कर रही थी और कहाँ लेके जा रही थी, उसको एल्वुलाई के पास लेके जा रही थी, वहां पे पार्शियल प्रेशर किसका ज्यादा है, ऑक्सीजन का ज्यादा है, तो ये कार्ब अमाइनो हीमोग्लोबिन वहां जाके डिसोसिएट हो जाएगा। तो जहां ऑक्सी हीमोग्लोबिन का डिसोसिएशन सेल्स और टिश्यूज में होता है, कार्ब अमाइनो हीमोग्लोबिन का डिसोसिएशन कहाँ पर होता है, एल्वुलाई के अंदर होता है। ट्रांसपोर्ट हो रहा था